लंबा भी पड़ता है इस सेंस में कि ये इसको लेके स्ट्रेटजीज जो है बहुत बार चेंज हुई और इसका टारगेट बहुत ज़्यादा था, अचीव करना था, क्योंकि बहुत सारी केसेस और हम जिस देश में रह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी थी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जो आपकी डाइटरी हैबिट या माल न्यूट्रिशन कह लीजिए आप, इस दोनों का एक बड़ा रोल था ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड आउट में या फिर इसकी डिजीज को और डेप्थ तक पहुंचने में। तो सिर्फ और सिर्फ दवा अच्छी हो जाने की वजह से, पहले भी हमने कहा था कि इसके कंट्रोल में हम अच्छा रोल नहीं निभा पा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए दूसरे ये कि लोगों में ये बाद में अवेयरनेस आया कि खान पान अच्छा करना, और उससे भी जब यूरोप ने एक मॉडल पेश किया, यूरोप ने दिखाया किस तरह से डाइटरी पैटर्न या फिर रिच डाइट खाने से माल न्यूट्रिशन को दूर करने से टीबी पे कंट्रोल किया जा सकता है। आवाज जा रही है? कोई एक बता दे मुझे, आदिल बेदार, ऐसा नहीं कि वो लगे कि फिर कंटिन्यूस चल रहा है। जी सर, आ रही है। ठीक है, ओके। नहीं आएगा मैं शुरू हूँ, अब अगर नहीं आएगा तो आप लोग फिर बीच में बता देंगे। खैर, देयर वाज अ मॉडल ऑफ यूरोप जहाँ पे ये शो हुआ। रिसर्च की ज्यादातर जो, हम लोग तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अब सेकंड पे आ रहे हैं। अभी भी वैक्सीन का भी मामला है, तो हम तक जब पहुंचेगा बाकी लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग लीडिंग कंट्रीज है जो इसमें काम करते हैं। आज ही व्लादिमीर पुतिन ने दिखा है कि किस तरह से हमने कॉलरा में, डिप्थेरिया में और सबकी वैक्सीन में काम किया था। तो हमारा एक रिकॉर्ड है, इसलिए इस पे कोई सवाल उठाते हैं तो वो फाइनेंशियल पहलू को देख के उठा रहे होंगे। तो इस हम लोग जो एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छा है भारत में कि रिसर्च करके हम कोई चीज़ इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बहुत अच्छी है। जैसे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी इंडिया की, कि अगर एक बार वैक्सीन का फॉर्मूला मिल जाता है तो उसके प्रोडक्शन में बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे लैब्स जो है ना, सीरम लैब जो पुणे वाला है, और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन करने की, तो इस मामले में थोड़ा सा एज है हमारे दूसरी दुनिया पे हमें। लेकिन अभी भी R&D के मामले में बहुत पीछे है। तो जितनी भी रिसर्च होगी तो ज़्यादातर आपको ये यूरोपियन बेस्ड या दूसरी कंट्रीज को आपको दिखेगी टीबी के फील्ड में भी। और चूंकि ये पूरे वर्ल्ड में महामारी के तौर पे था, तो फिर वो WHO की पॉलिसी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फिर दवाएं उसको डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट की बात चल रही थी बीच में, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे थे। इस यूनियन की वजह से ही टीबी के मामले में बहुत सारे अच्छे इलाज आ पाया, बैक्टीरिया की खोज हो पाई इसमें, जो इसको पॉजिटिव एजेंट था। और काफ़ी सपोर्ट किया रोनाल्ड रॉस को इस मतलब के उसने ऑर्गेनाइजेशन ने, टीबी में सबसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन यही है। भारत सरकार ने 1954 और 55 और 58 के बीच में नेशनल सैंपल सर्वे कंडक्ट किया था। ICMR जो एक एजेंसी है हमारी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसके मतलब कि तत्वाधान, मतलब वही लीडिंग ये थी। टीबी की मैग्नीट्यूड को, यानी पूरे भारत में टीबी कितना है, इसको समझने के लिए सरकार ने एक सर्वे किया था, कंडक्ट किया था। ठीक है, उस सर्वे में तब पता चला कि कितना ट्यूबरकुलोसिस है। 56 में हमारे यहाँ एक टीबी रिसर्च सेंटर बना आपको चेन्नई में। अब ये इंस्टीट्यूट हो गया है टीबी का, बड़ा इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया अभी आज के डेट में, ये बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये प्रूव द एफिकेसी ऑफ डोमिसाइल। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट बना, इस इंस्टीट्यूट का क्या काम था कि इस इंस्टीट्यूट में ये बात भारत के माध्यम से, ठीक है, प्रूव की गई और रिसर्च में आया कि घर पे रह के भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ना। तो पहले क्या था कि आपने देखा था कि उसको एडमिट किया जाता था, एडमिट करके ऐसा हॉस्पिटल प्लान किया गया था उनका जो थोड़ा सा एयर अच्छा हो उसमें और ओपन हो, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उसमें कॉस्ट बहुत आता था, और दूसरे के हर आदमी आपको रहना नहीं चाहता था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ टेंशन थी, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो चेन्नई का जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी नेशनल इंस्टीट्यूट में बदल गया है, वो उसने ये प्रपोजल दिया, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट फॉर द टीबी विद केमोथेरेपी। 1959 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट NTI एस्टैब्लिश किया गया बेंगलोर में। इसमें मैं जा चुका हूँ। इस इंस्टीट्यूट में हम लोग का एक PG का पूरा एक प्रोग्राम था ट्यूबरकुलोसिस पे। तो जिस तरह से डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन, वहाँ के टीचर थे, वो हम लोग को ले गए थे। तो पूरे इंस्टीट्यूट के बच्चे को ले गए थे दिखाने के लिए कि इंस्टीट्यूट जो भारत का स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ स्पेशलाइज्ड है, अभी सबसे टॉप सेंटर है इंडिया का टीबी के रिसर्च को लेके। इनका कॉपरेशन इंडिया वर्ल्ड से बाहर जितनी भी एजेंसी, खासकर WHO और उससे समर्थित जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यही कोलैबोरेट करता है रिसर्च के बारे में। और जितने भी प्रोग्राम्स है उसकी जो फाइनल मॉनिटरिंग होती है, यही NTI से ही होती है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस
टीबी इंस्टीट्यूट इसका नाम है, बैंगलोर में है। कभी आप लोग बैंगलोर जाना होगा तो प्लान में रखिएगा कि यहाँ भी आप लोग को घूमना है, ठीक है। 1962 में ये सारे प्लान 58 से 55 से तक, उसके बाद हमारे यहाँ नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया 1962 में। नेशनल टीबी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इस प्रोग्राम के वीकनेस में कमजोर 1962 से देखिएगा, इसमें वीकनेस थी, कमजोरी थी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया है। मैनेजरियल वीकनेस था और सुपरविजन का वीकनेस था। इसमें जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे थे वो सही से इसको देख नहीं पा रहे थे, इसमें जिसकी कमी की वजह से गड़बड़ी आई। क्वालिटी ऑफ स्पूटम माइक्रोस्कोपी, जो बलगम लेके उसका जांच करना, उसमें टीबी के बैक्टीरिया को देखना, वो सही नहीं था। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स, कई दवाएं बार बार, दवाएं जो है ना बार बार देना, और पेशेंट के लिए बहुत टफ पड़ रहा था, लेना बहुत टफ पड़ रहा था। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अच्छा नहीं था जो इसको डील कर रहे थे, फंडिंग भी कम थी, ठीक है। अब ज्यादातर लोग इस पे डायग्नोसिस में करते थे एक्सरे पे, और मैंने पहले भी बताया कि एक्सरे की जो स्पेसिफिसिटी है, यानी एक कोई भी टेस्ट होता है ना, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी, यानी कितना सेंसिटिव है उस चीज को डायग्नोज करने में, और कितना स्पेसिफिक है कि वो बताए हाँ टीबी ही है। तो इस तरह से एक्सरे 60% से ज्यादा नहीं। इसीलिए आप जब देखते होंगे जब एक्सरे करवाते हैं ये तो आप नीचे लिख देता है, हर टेस्ट की ऐसे एक लिमिट होती है कि प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। वजह यही है 60% से ज्यादा ये आपको डायग्नोज नहीं कर पाता है कि टीबी है। 40% तो आपको गया। तो ओवर रिलाइंग उस वक्त एक्सरे था, जिसकी वजह से बहुत सारे केस छूट जाते थे, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस हो गया था, तो वो प्रोग्राम की कमी रही। और लगातार दवाओं में सप्लाई नहीं हो पाना, कभी दवा आई फिर महीनों तक नहीं आई या हफ्तों तक नहीं आई। इससे क्या हो रहा था कि लगातार बॉडी में दवा को जाना था टीबी के बैक्टीरिया को काउंटर करने के लिए, तो ट्रीटमेंट लोग बीच में छोड़ देते थे, या फिर ट्रीटमेंट जो कंटिन्यू किया तो उसको भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता था। इस वजह से दिक्कत हुई। 1992 में एक सर्वे किया गया, तो उसमें रिवीजन में देखा गया, रिवाइज सर्वे में, कि 30% ही पेशेंट जो है सही से डायग्नोज हो पा रहा है, और उस 30% का सिर्फ 30% ट्रीटमेंट ले पा रहा है। तो कितना कम परसेंटेज आप। अब बाकी जो लोग ट्यूबरकुलोसिस के बचे हुए हैं उनको देखिए क्या हाल होगा। फिर वो 15-15 लोगों को कम से कम फैलाएंगे, 10 से 15 लोगों को। फिर 1993 में WHO ने इसको डिक्लेयर किया कि इसको टीबी इज अ ग्लोबल इमरजेंसी। लाइकवाइज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी कोविड को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। फिर उसके बाद रिवाइज्ड एनटीसीपी यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो उसको इनिशिएट किया गया, और जो एक डॉट्स था, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट प्लान जो था इसका, वो उसमें जोड़ा गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। 97 में आरएनटीसीपी का नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इसका जो मैसिव आरएनटीसीपी एक्सपेंशन हुआ, वो फर्स्ट फेज 98 से लेकर 2005 में इसका एक्सपेंशन हुआ, अभी पूरे भारत में नहीं हुआ था, ठीक है। इम्फाल में ये 98 में इसको जो है सबसे पहले जो लॉन्च किया गया, मणिपुर में है ये, और 21 जनवरी 2002 तक जो है पूरे स्टेट को ये कवर करने लगा, ठीक है। यानी आके आप देखिए 98 में आके फिर रिवाइज आरएनटीपी आया 2000 के अर्ली 2000 में। इसकी वजह से आरएनटीपी के प्रोग्राम की वजह से 135 मिलियन लोग जो है ना कवर्ड हुए, ठीक है। एक बड़ा जो एमएमसी जो कहते हैं इसको, मॉनिटरिंग मिशन कंडक्टेड किया गया 2003 तक। 741 मिलियन पॉपुलेशन कवर्ड। इसके बाद ये 2000 जैसे इंटर किया, इसके बाद इस प्रोग्राम का लगातार एक्सपेंशन होता चला गया। 2005 में जो 97% पॉपुलेशन कवर कर गया। नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें जो है फिर डॉट्स प्लस लाया गया। दो चीजें आपसे अक्सर बार पूछा जाएगा, डॉट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व टीबी ट्रीटमेंट का प्लान है ये, और दूसरा पूछा जाएगा डॉट प्लस क्या है। डॉट प्लस में सिर्फ इतना फर्क था कि ऑलरेडी एक तो टीबी के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है वो डॉट्स था, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड था ये। अब प्लस का मतलब था एमडीआर टीबी को जोड़ देना, मतलब ड्रग रेजिस्टेंट के होने के बाद पहली बार जो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगी टीबी सही से, या उसको या तो दवा नहीं पहुंच पाई या अधूरी दवा पहुंची, इंटरप्शन हो गया, क्वालिटी कम थी, जो भी वजह हुई, तो वो एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में डेवलप हो जाता है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को भी इसमें जोड़ा गया, उसके लिए अलग डायग्नोस्टिक वो, फिर दवाओं का एक अलग कैटेगरी आ जाता है, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट, फिर उसका सेंसिटिविटी दवाओं को देख के। चूंकि दवा की सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं कीजिएगा, बार बार वही दवा दीजिएगा जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो और रेजिस्टेंट बढ़ता जाएगा, पेशेंट आपको धीरे धीरे जो मल्टी सिस्टमिक फेलियर की तरफ जाएगा। मतलब बचा भी लिया आपने तो कई ऑर्गन खराब हो जाएंगे। तो डॉट प्लस जोड़ा गया 2000 में। इंटरनेशनली ये डॉट प्लस जो है वो किया गया था, लेकिन भारत में 2005 में इसको जोड़ा गया।
2006 आते आते मार्च 2006 में पूरी कंट्री जो है डॉट्स के थ्रू कवर्ड कर ली गई। उसके बाद 2006 में इसका फेज 2 स्टार्ट किया गया जो सितंबर 2011 तक चला। ठीक है, 2007 में न्यू स्पुटम प्लस केस डिटेक्शन जो 70% हो गया था, और जो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट था हमारा 86% हो गया। आप याद कीजिए कि जब एनटीसीपी था तो उसमें कितना था, तो 1998 में सिर्फ 30% लोगों को डायग्नोज कर पाते थे, और उस 30% में से हम उस 30% का 30% जो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाता था। और यहाँ क्या था, 70% को हम डायग्नोज कर ले रहे हैं। स्पुटम प्लस ज्यादा, चूंकि इसकी माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छे डिजाइन, अच्छे क्वालिटी में लाई गई, तो 70% को हम डायग्नोज कर पा रहे थे, और 70% में से सक्सेस रेट था ट्रीटमेंट का वो हमारा 86% हो गया। मतलब 15% टोटल सक्सेस के आसपास था, उसको एकाएक हम ऊपर ले जाके 10% को 86% पहुंचा दिया। इससे कितना टीबी में कंट्रोल हो गया। डॉट प्लस का जो मैनेजमेंट था वो रोल आउट किया गया सबसे पहले गुजरात में और महाराष्ट्र में। 2009 में आप देखिए इसका कितना अच्छा असर हुआ कि 2009 में जो प्रिवलेंस देखा गया इंडिया में टीबी का, 338 पर 1 लाख जो केस था 1990 में, वो घट के आ गया 249 पर 1 लाख। बहुत ड्रास्टिकली रिडक्शन हुआ आपको इसमें टीबी केसेस में आरएनटीसीपी की वजह से। और इसकी वजह से जो डेथ होती थी वो होती थी 42 आदमी पर 1 लाख, यानी 1 लाख लोगों को जिसको टीबी हुआ है उसमें से 42 तो शॉर्ट मर जाता था 1990 में। वो घट के आ गया सीधा आधा 23, यानी 1 लाख पर 1 लाख में 23 लोग मरे। ये डाटा आपको आ गया 2009 का, मैं बता रहा हूँ। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट तैयार की 2000 ग्लोबल टीबी को, तो उसमें इसने शो किया इसका। ठीक है, और 2012 में सरकार ने इस डिजीज को का जो नोटिफिकेशन वो मैंडेटरी कर दिया। नोटिफिकेशन, नोटिफेबल डिजीज कहीं कहीं टर्म आता है, उसका मतलब क्या होता है, कभी हो सकता है वाइवा में आपसे ये भी पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय द नोटिफेबल डिजीज। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी डिजीज जिसको नोटिफाई कर दी जाती है उसके बारे में अब ये मैंडेटरी हो जाता है। अगर उसके केस आपके पास प्राइवेट प्रैक्टिस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं आ रहे हैं, तो उसके जो सेल काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर, वहां आपको बताना है कि केस हमारे पास आया है। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो लीगली सरकार आपको उस पर एक्शन ले सकती है, आप पे केस हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे न्यूमोकोनियोसिस में हमने देखा था कि बहुत सारे डिजीज जो है वो नोटिफेबल डिजीज है। इसका मतलब यही होता है कि वो सरकार उस पर स्पेशल जो है ना एक्सर्ट लगा रही है, जैसे ही उसके केस आए आपको बताना है। सिंपल एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर पोलियो कहीं निकल गया और आपने सरकार को नहीं बताया और पता चला सरकार को किसी तरह से, तो नॉन अवेलेबल वारंट है, आपको जेल हो जाएगा। एक पोलियो केस अगर लीगली भी अगर निकल गया आज के दिन में, अब तो मुश्किल है, अभी तक इतना सेंसिटिव है, अगर अफवाह भी उड़ गया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सांस उखड़ जाती है, उसको पूरा महकमा आपको एकदम खड़ा हो जाता है। मतलब समझिए कि वो अजाब है जिस सिस्टम में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में निकल गया वहाँ के सीएस के लिए, इतना ज्यादा उसको मतलब डिजीज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है नोटिफाई करके। अब वो तो एरेडिकेशन पे, इंडिया से एरेडिकेट हो गया लगभग। तो इसी तरह से जो नोटिफाई कर दिया गया 2012 में टीबी को कि अब ये केस कहीं आएगा तो आपको नोटिफाई करना है, बताना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे काम करती है, बड़ा बड़ा नाम है जिसको लेके काम करती है टीबी को लेके। उसमें नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट आपने देख ही लिया, एक आता है NIRT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन टीबी, एक आता है NITRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। एक आता है जलमा, पहले भी जलमा का नाम आपने सुना होगा कि जलमा जो है उसमें भी आपको लेप्रोसी भी, ब्लाइंडनेस में 2-3 जगह देखा था नाम आएगा। नेशनल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, जलमा जो है जापानीज लेप्रोसी मिशन फॉर एशिया है, वो भी ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू जो है इसको देखता है। एक NTWG करके आता है, जलमा असल में वहां पे है आगरा में। NTWG नेशनल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप आता है जो टीबी को देखता है। DSTA का ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग होता है। स्टेट ड्रग स्टोर होता है जिसको SDS कहते हैं। IRL इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी होती है जो इसको डील करती है। कभी पूछा जाएगा, इस तरह के टर्म्स आते हैं। DRTB ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये था ट्यूबरकुलोसिस को लेके जो हमारी जो चीजें थी। अब RNTCP, NTCP तो आपने देखा, RNTCP की क्या फीचर्स थे। अगर जब से आपसे सवाल हो कि व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ द RNTCP, क्या था उसका, किसकी वजह से वो एक सक्सेस रहा और पुराने प्रोग्राम को बदल के इसको लाया गया। एक तो डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी बनाया गया कि अब ये डायरेक्ट वर्टिकल ना हो, कि ये हॉरिजॉन्टल प्लान आ जाएगा। मॉड्यूलर ट्रेनिंग स्टार्ट की गई जो उसको डील कर रहे हैं, स्टाफ से लेके जितने भी डॉक्टर है उनको। और पेशेंट वाइड बॉक्सेस बना गए, सबका अलग अलग बॉक्स बनेगा ताकि उसको याद रहे अच्छी दवा हम, ठीक है, सुपरवाइज करके दवा को पहुंचा भी सके उसको। ठीक है,
दूसरे था सब डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइजरी स्टाफ, STS कहते हैं सीनियर टीबी सुपरवाइजर को, और STLS बोलते हैं सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर को। ठीक है, ट्रीटमेंट और माइक्रोस्कोपी यानी डायग्नोसिस के लिए ये दो अधिकारी को जोड़ा गया, STS और STLS को, ताकि वो डायरेक्ट इस चीज को देखे और उसमें गड़बड़ी ना हो। ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम और रिकॉर्डिंग सिस्टम, जो रिपोर्ट करना, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड का मतलब आप सिर्फ ये नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त तो बहुत कम इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, तो उसको पेन डाउन करना, रजिस्टर मेंटेन करना और रिपोर्ट करना, कोई केस आया तो बहुत एडवांस किया गया। इससे क्या होगा कि हंटिंग ऑफ टीबी पेशेंट स्टार्ट हो गया, कि पेशेंट को हम पता कर करके तुरंत पता लगा लेते हैं। तब तो ट्रीटमेंट चूंकि इसका सक्सेसफुल था, तो बस यही एक चीज कमी हो रही थी कि टीबी के पेशेंट पता चल जाए, छुपे हुए ना रहे। ठीक है, तो एक नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आया जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सीधे आपको डॉट सेंटर तक, जो एकदम सब तालुका लेवल पे था, वहां तक ये आया आपको सेंट्रल टीबी डिवीजन जो हुआ करता था। इसको स्ट्रक्चर कभी पूछेगा, प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो RNTCP का स्ट्रक्चर था उसके बारे में आपने मालूमात कलम बंद कराएं या उस पर कुछ रोशनी डालें। तो आप ये बस फ्लो चार्ट डाल दीजिएगा, बहुत लाइन में लिखने की जरूरत नहीं थी, इसी से बात समझ में आ जाएगी। जो सेंट्रल टीबी डिवीजन हो उसको जो है ना डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज होता है। हर मतलब कि मिनिस्ट्री में कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे किसी भी हेल्थ स्ट्रक्चर को, तो यहीं से स्टार्ट होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक है, वहां से फिर मिनिस्ट्री अलग होती है, अपनी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें से एक और मिनिस्ट्री निकल आई है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाला। तो यहाँ पे आयुष ने, चूंकि नेशनल प्रोग्राम्स है, तो इसमें आयुष को अलग मामला है। डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इसको डील करता है। फिर उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं टीबी के, अलग से बनाया गया इनको। उसका फिर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है, जो नाम अभी सुना आपने, NTI, TRC, LRS और जलमा करके, उनकी फिर कई लेवल पे कमिटीज होती हैं। उसके बाद नेशनल डॉस प्लस कमिटी अलग से होता है। फिर वो सीधे आपको स्टेट टीबी सेल में आ जाता है, जहाँ पे आपको स्टेट टीबी में STO, स्टेट टीबी ऑफिसर कहलाता है, MO मेडिकल ऑफिसर, एपिडेमोलॉजिस्ट, आप जितने भी स्टाफ होते हैं, स्टेट ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो होते हैं, SDS, ILR पीछे हमने बताया आपको, IRL जो कौन कौन लोग होते हैं, जो डायग्नोस्टिक को भी देखते हैं और आपको लेबोरेटरी मतलब डायग्नोस्टिक भी देखते हैं और कंट्रोल भी टीबी का भी देखते हैं। तो वो कई उसमें अधिकारी होते हैं। फिर स्टेट से घट के डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर आ जाता है, ठीक है, जिसमें DTO आता है, डायरेक्ट टीबी डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर आ जाता है। उसके बाद MO DTC मेडिकल ऑफिसर, DTC जो ऊपर आपने देखा था, DTC जो देखा रही है कि जो आपको डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल जो होता है, वो सपोर्टिंग स्टाफ उसके नीचे आता है, मल्टीपर्पज है, आशा है, उससे काम लिया जाता है आगे चल के। फिर उसका एक टीबी सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट का हो, वो फिर ट्यूबरकुलोसिस यूनिट, उसका सब यूनिट आता है। ठीक है, वो सब यूनिट फिर उसको डील करता है। नीचे आपको जो छोटा और यूनिट आ जाता है। फिर एक डॉट सेंटर आ जाता है स्पेसिफिक करके, जहां से डायरेक्ट आपको डॉट सेंटर से जो आशाएं होती है या फिर आपको मल्टीपर्पज वर्कर होती है या आंगनबाड़ी होता है, NGO या कोई भी आपको जो जिससे आप जिस एरिया में काम ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह भारत के हर तालुका, गांव, डिस्ट्रिक्ट में सारा स्ट्रक्चर एक जैसा हो। हिल एरियाज में अलग है, कुछ स्टेट की स्पेशल प्रोविजन है, तो उनके यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स अलग है। अपने यहाँ जो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और कुछ NGOs भी इसके साथ काम करें, उसके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो ये एक ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो आपको जहन में रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये फ्लो चार्ट भी आपने बना दिया, पक्के नंबर मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हाइजीन में, तो कम से कम मैं बताऊंगा कि आप जब भी आंसर कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज यूज ना करके, जहाँ पे अगर कहीं डाउट्स पूछ लिया जाए तो एक अलग बात है, आपको अगर सटीक क्वेश्चन हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स लिखिए, तो आपने सिर्फ ये चार्ट बना दी, यही काफी है। इस पर ये आधा पेज में भी आपने बना दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। और पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई यहाँ पे अफसाना निगारी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा स्मार्टली जब लिखिएगा, टीचर जो नहीं जानता है उसको वो भी एडवाइस वो समझ जाएगा कि हाँ, धीरे धीरे उनका भी मूड बनेगा किस तरह से आपको साइंस में आंसर किए जाते हैं, और भी मेडिकल साइंस में। इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके RNTCP के, सब पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका जो क्योर रेट है उसको 85% हमको अचीव करना है। 85% टारगेट रखा था, और उसमें जो टेक्निक यूज थी वो उसमें दो चीज के भरोसे ये किया गया था कि डॉट्स जो सप्लाई था, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शेड्यूल था, वो करना था, और बाय इन्वॉल्विंग पेरिफेरल हेल्थ फंक्शनरीज, जो एकदम गांव सुदूर रूट काउज में जो आपके हेल्थ स्ट्रक्चर है उनको इन्वॉल्व करना है, अदरवाइज तो काम नहीं हो पाएगा। और दूसरा क्या था इसमें ऑब्जेक्टिव, आर्गुमेंटेशन ऑफ केस फाइंडिंग एक्टिविटी। आर्गुमेंटेशन मतलब जोड़ना, ऐड करना, कि केस को पता लगाने की जो आपकी एक्टिविटीज है उसमें उसको और ज्यादा बढ़ाना है। किस तरह से
जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन था स्पुटम का, उसमें रिफाइंड वे में अच्छे से माइक्रोस्कोप्स और उसकी टेक्निक्स आई कि सही से स्टेन करेंगे, माइक्रोस्कोप अच्छा होगा तो हम पता लगा लेंगे। एक्सरे पे जो ओवर रिलाइंग था ना, उसको दूर करना था, ठीक है। और ये टारगेट था कि कम से कम 70% आपको केस को डिटेक्ट कर लेना है, तो एक बड़ा हिस्सा आपको डिटेक्ट हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस का, तो कम से कम कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम बहुत ज्यादा रोक जाएंगे। डॉट्स के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि डॉट्स के मेन कंपोनेंट्स क्या थे, आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, व्हाट आर द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डॉट, तो उसमें 5 कंपोनेंट्स उसको ध्यान में रखिए। कि सबसे पहले जो पीछे भी था कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, सरकार को एश्योर करना है। इसलिए जब ये प्लान आता है ना, केंद्र सरकार का प्लान, केंद्र सरकार से ऊपर पूछेगी WHO कि आपको ये काम करना है, आपकी वजह से पूरे एशिया में ट्यूबरकुलोसिस का रेट नहीं कम हो रहा है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज हो गया है, हर जगह लोग ट्रांसपोर्ट घूमते रहते हैं, पता चला भारत लोग आना छोड़ देंगे कि यहाँ जाओगे टीबी हो जाएगा, या कुछ जगह जाएंगे तो बीमारी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे देखे गए वर्ल्ड में। अफ्रीका में सफर करने से पहले लोग एहतियात रखता है कि एड्स बहुत ज्यादा फैला हुआ है वहाँ पे, या दूसरी बहुत सारी KFD एक डिजीज आती है, पढ़िएगा, कायरसूर जो है फॉरेस्ट डिजीज करके आती है, तो वो जब आप जाइएगा मैसूर की तरफ जंगलों में जहाँ बर्फपन रहता है, तो वहाँ डर लगता है कि वो डिजीज ना हो जाए आपको। इसी तरह अलग अलग एरिया में, तो ग्लोबल विलेज होने का WHO का कमिटमेंट होता है, सरकार से लेती है कि आप इसको लागू करेंगे सही से। फिर से केंद्र सरकार स्टेट को टाइट करती है कि हम फंड देंगे, आपको पूरा करना है, इसका रिपोर्टिंग जल्दी से करना है। तो डॉट्स को जो इंटरनेशनल प्रोग्राम था, जो गांव-गांव इसको लाया गया, इसके 5 कंपोनेंट्स थे। उसमें पहला कंपोनेंट था कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल नेता टाइट होने चाहिए अगर सीधा समझना चाहते हैं, और उसके नीचे जो अधिकारी हैं IAS IPS जो इसको डील कर रहे हैं, वो एकदम टाइटनेस से इसको चलाएंगे। असल सारे प्रोग्राम को लागू करवाना उन्हीं का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव का ही, तो उनको ये कमिटमेंट जरूरी था, जो पहला इसका पॉइंट था, ठीक है। और उसके बाद जो डायग्नोसिस होगी इसकी, उसको क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कि असेसमेंट जो हो, डायग्नोसिस टूल जो है आपका सरकार के यहाँ जो हो, वो उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, ताकि इससे जो है ना कोई मिस्ड केस ना हो जाए, ठीक है। और अब तो एक और पहलू देखा जा रहा है कि अगर आपका डायग्नोसिस गलत हो गया, आपने फॉल्स पॉजिटिव कर दिया, एक आदमी टीबी पॉजिटिव नहीं था, पॉजिटिव कर दिया, तो वो जो दवा चल गई उसकी वजह से उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट कॉस्ट की जो कीमोथेरेपी था, इसका एक एडिक्वेट सप्लाई करना है, ये थर्ड इसके कंपोनेंट्स थे कि सप्लाई रुकना नहीं चाहिए, लगातार सप्लाई होना चाहिए, तो बीच में अगर छोड़ देता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि टीबी के MDR टीबी में, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में, ये जो कंटिन्यू जो ड्रग चल रहा है उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, MDR में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या था, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, मतलब इसमें टारगेट रखा है कि आना पड़ेगा सेंटर पे, सामने में दवा खिलाते थे, दवा खिला के जाना, उनका डब्बा अलग क्या, ये वाला आपका लेके जाइए। अब तीसरा, पांचवा जो सबसे मेन पॉइंट था, सिस्टमिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। एक एक पेशेंट को की रिकॉर्डिंग, एक एक पेशेंट की दवा डेली मिली कि नहीं मिली, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कब खत्म हो गया, कहीं छोड़ के गया नहीं, अगर उसने ट्रीटमेंट स्टॉप किया है तो टीम उसके घर पहुंच के दवा खिला। इतनी अकाउंटेबिलिटी इसको फिक्स की गई, इस प्लान में इतना टाइटनेस प्रोग्राम रखा गया, इस वजह से जाके फिर टीबी में हम कंट्रोल कर पाए। और इतना ज्यादा आपने देखा 2009 में जो हमारा डाटा आया कि हम लोग कितना कम कर गए, 280 के आसपास पर 1 लाख में आ गया। फिर 2006 में एक आया स्टॉप टीबी करके एक प्रोग्राम आया, WHO ने अनाउंस किया कि स्टॉप टीबी लाना है, मतलब अब जो है दुनिया से खत्म करना है टीबी को, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को फिर RNTCP में जोड़ा गया हमारे यहाँ, ठीक है। उसमें क्या किया कि जो डॉट्स की जो ऑलरेडी चल रहा था उसकी क्वालिटी को और इनहेंस किया गया, एक्सपेंस किया गया, मतलब कि और उसमें अच्छी अच्छी दवा लाई गई। उसमें ट्रीटमेंट था, उसमें पहले जो ट्रीटमेंट डेली देना था, फिर इसको अल्टरनेट किया गया, लोगों तक रीच आउट किया गया, आशा आंगनवाड़ी वर्कर तक पहुंचाया गया कि और ज्यादा इस प्रोग्राम को शार्पन करने के लिए। दूसरा इसमें जोड़ा गया कि जो टीबी और HIV का कॉम्बिनेशन आ गया वो बड़ा खतरनाक है, मतलब कि HIV के लोगों को टीबी हो जाना, HIV इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज है, उसको अक्सर होता था कि उनको टीबी हो जाए, क्योंकि आपने देखा कि इम्यूनिटी कम होने वाले टीबी हो जाता है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। वो लोग जो स्किप कर गए या माइग्रेंट वर्कर है, दवा ले रहे थे बिहार में और उस सीजन में टीबी चल ही रहा था, वो काम करने पंजाब चले गए तो छूट गया। तो इसका प्रोविजन हो गया कि जब भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो उनको पर्चे पे लिख देना, वो जहां जाएगा वहीं से उसको दवा मिलनी शुरू हो जाएगी, और ट्रांसपोर्ट जब तक रहेगा उसको दवा देके भेज देना, ठीक है। और दूसरा क्या क्या किया कि जो हेल्थ सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए,
ताकि और भी ज्यादा एफिकेसी वे में। इसमें क्या होता है कि आपको दो चीज होती है, एक मैनेजरियल लेवल पे, एक स्टाफ रिक्रूटमेंट, और तीसरा होता है उसकी ट्रेनिंग। लगातार ये चीजों को किया गया। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है लगातार उसको भी समझाया गया कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है अगर हम इसको नहीं करेंगे। पेशेंट को, कम्युनिटीज को, इनको अवेयरनेस लाया गया डिफरेंट माध्यम से, डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल से, कि ट्यूबरकुलोसिस अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपकी वजह से आपकी फैमिली वालों को हो सकता है, आपके आसपास जो आपके रहने वाले उनको हो सकता है। ठीक है, और लगातार इस पर रिसर्च कर बढ़ाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी दवाएं और जिसके कम साइड इफेक्ट वो आ सके। ठीक है, टीबी को डायग्नोज करने के टेक्निक्स बहुत अच्छे से लाएगा। आप देखिए कि बहुत सारे गोल्ड टीबी गोल्ड के आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस बहुत एडवांस हो गए। वैक्सीन की बात चल रही है, बहुत इफेक्टिव अभी जनरलाइज नहीं हुई है लेकिन वैक्सीन बन चुके हैं इनके। बहुत सारी इसकी जो RNTCP है उसके वजह से पायलट प्रोडक्ट स्टार्ट किए गए डिफरेंट ड्रग्स को लेके, डिफरेंट जो वे ऑफ टीबी की जो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल को लेके। ठीक है, पायलटिंग किया गया। तो एक था द फीजिबिलिटी ऑफ नेशनल एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस, मतलब देखा गया कि टीबी कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी स्टडी को समझा जाए और उसमें और रिफाइंड वे में आए ताकि लोगों को बता सकें कि किस तरह से आपको खांसी आ रही हो या इस तरह की टीबी आपके साथ हो रहा हो तो आसपास के लोगों को ना पहुंचे, उससे बचा जा सके। ठीक है, लंग हेल्थ के बारे में और समझा गया कि चूंकि ज्यादातर ये आपको देखेंगे 80 to 85% लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो किस तरह से हम लोग जो है लोगों को और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इवन कि WHO ने कहा कि जो भी एडिशनल थेरेपीज है या वे ऑफ सिस्टम है वो भी इसमें जुड़ सकता है। टीबी जो स्ट्रेटजी थी वर्ल्ड, उसके बाद पहले था आपको क्या था, स्टॉप टीबी था 2006 में, और 2014 में एक और टर्म आया एंड टीबी, मतलब कि टीबी को खत्म कर दीजिए। ये स्ट्रेटजी आई, उसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसको अनाउंस किया कि 20 साल के अंदर, ठीक है, इसको हमको टीबी को, ग्लोबल टीबी को खत्म कर देना है। ठीक है, उसमें जो टारगेट रखा गया उसमें 3 चीज थी, 0 डेथ, 0 डिजीज एंड 0 सफरिंग ड्यू टू द ट्यूबरकुलोसिस। टीबी को आप जब देखेंगे तो 3 बड़ा फेज इसमें आपको सामने आएगा। ठीक है, 1994 में जो डॉट्स स्ट्रेटजी आई, जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट होता था, उसमें जो आपको शॉर्ट टर्म थेरेपीज वगैरह कीमोथेरेपी इस्तेमाल होती थी, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपीज। फिर 2006 में आया स्टॉप टीबी स्ट्रेटजीज आया। 2015 में आपने देखा अपने यहाँ जो स्टार्ट हुआ, 14 में आ गया था, लेकिन अपने ऐसा द एंड टीबी स्ट्रेटजी आया। इसमें क्या हुआ कि जो आपको स्टॉप टीबी था इसमें देखा कि आपकी टीबी HIV को जोड़ा गया, MDR टीबी जोड़ा गया, डॉट्स का एक्सपेंशन किया गया। पहले क्या था 1994 वाले में कि शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी चलता था, डायग्नोसिस कीजिए और ट्रीटमेंट दीजिए। बहुत फेल्योर हुआ तो उसको फिर 98 में आके जोड़ के फिर उसमें जोड़ा गया कि नहीं, इसके रिफाइंड वे में इसका हो जो डायग्नोस्टिक टूल हो ज्यादा अच्छा हो। 2006 के बाद सिनेरियो बदल गया, इसमें फिर MDR HIV की कॉम्बिनेशन को देखा जाने लगा। 15 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, यानी कुछ टारगेट रखा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फिर आपको सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से टीबी को खत्म करना है। तो डिफरेंट टाइप में इसमें इसकी जो स्ट्रेटजी बदलती रही। इसमें बेसिक फर्क यही था कि जब ये 2014 में स्ट्रेटजी आई, इस स्टडीज को एज इट इज जो है आपने एलिमिनेशन प्रोग्राम इसमें भारत सरकार ने अडॉप्ट किया। यहाँ भी रखा गया कि इसकी वजह से कोई डेथ नहीं होगा, कोई आपको मॉर्बिडिटी नहीं होगी, कोई आप सफरिंग नहीं होगी। तो आप जब देखिएगा 94 2014 में तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। समटाइम्स ग्लोबल स्ट्रेटजीज के बारे में आपको, जैसे अगर बहुत इंटेलिजेंट होगा आपको एग्जामिनर तो पूछ लेगा कि जैसे आपको एक सवाल देखिएगा, आप सोचा होगा कभी कि एग्जाम में किस तरह किताब अलाउ करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे आपसे कोई पूछ लेंगे डॉट्स के 5 कंपोनेंट्स क्या है, आप बता दीजिएगा। कोई आपसे ये पूछ ले कंपैरेटिव एनालिसिस बताइए कि RNTCP और NTCP में क्या फर्क था, तो ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको चूंकि दोनों पढ़ा हुआ है तो बताइएगा। इसी तरह से जो ग्लोबल स्ट्रेटजीज रहा है टीबी का 94 में, 2006 में, 14 में, फिर 15 में आया, उसके बाद अभी जो 2020 में आया है वो आगे बढ़ाएंगे। तो वो स्ट्रेटजीज का कंपैरेटिव तभी कीजिएगा जब उसके बेसिक्स के बारे में आपको पता होगा। उसमें इन टीबी में जो एक टारगेट रखा गया, उस टारगेट को बस अच्छे से आप समझ लीजिए। ये है फाइनल टारगेट, कि कुछ माइलस्टोन रखे गए, कुछ टारगेट रखा गया। पहला क्या था कि टीबी की वजह से जो डेथ हो रहा था 2015 में, जो परसेंटेज था, उसके कंपेयर में एक टारगेट रखा गया कि उस डेथ को 2020 तक हम 35% घटा देंगे। ठीक है, और उसका माइलस्टोन था कि उसका जो ट्रीटमेंट लेवल है, ठीक है, उसको 35% तक उसका जो है डेथ रेट घटाएंगे, और 2025 तक इसको 75% घटा देंगे। और फिर अगर 2030 में इसको देखिएगा टारगेट में, तो 90% घटा देंगे, और 35 में 95%, लगभग एलिमिनेट कर देंगे।
और टीबी का जो इंसिडेंस, ये डेथ था, टीबी की जो डेथ था, जब इंसिडेंस रेट है यानी नए केसेस जो टीबी के होते हैं 2020 में तक उसको 20% घटा देंगे, जब उसका लेस देन 85 पर 1 लाख होगा 2025 तक इसको 50% घटा देंगे, मतलब लेस देन 55 पर 1 लाख, और 2030 तक लेस देन 20 पर 1 लाख कर देंगे। और अगर 2035 तक देखेंगे, जो ग्लोबल टारगेट है कि टीबी खत्म कर देना है, वो लेस देन 10 केस पर 1 लाख कर देंगे। और यही टारगेट टीबी अफेक्टेड फैमिलीज, मतलब जो ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है, और उसकी वजह से डेथ होगा, मतलब कि ट्रांसमिशन की वजह से फाइनेंशियल आपको टेंशन भी बढ़ रही है, और मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी तो हो ही रही है। ये टारगेट रखा गया कि जो फैमिलीज की वजह से दिक्कत हो रही है, मतलब फैमिलीज का जब जिक्र है, इसका मतलब क्या है कि वो केस जिसकी वजह से ट्रांसमिशन दूसरे को हो रहा है उसको जीरो कर देना है। तो एनटीबी जो टारगेट था, उस टारगेट में आपको यही 3 पैरामीटर्स पे कभी बात पूछे तो आपने सिर्फ फिगर भी बना दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे कि इसके टारगेट के अंदर क्या था। उसके अंदर था कि पता कीजिए, ट्रीट कीजिए और सबको ट्रीट कीजिए। यही पूरा इसका टारगेट था कि इसके थ्रू लोगों को हम पूरा ट्रीटमेंट शेड्यूल। अगर इसको एक समराइज वे में आप देखिएगा कि 2000 जो एरा था, 2000 का एरा जो 21वीं सदी स्टार्ट हुआ, उसमें एक टारगेट था कि हमको 2000 तक, मतलब वो 2000 तक का जो टारगेट था, 2000 का अगर कीजिएगा तो पिछले 10 साल से लेके कीजिएगा, उसमें था कि 70% आप तक लोगों तक को हम डायग्नोज कर पाएंगे, 85 लोगों तक हम पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट दे पाएंगे। यही चीज 2005 में अडॉप्ट किया। 2010 के एरा में देखिएगा कि 2015 तक का टारगेट रखा गया उसमें, तो उसमें एक नई चीज जोड़ा गया। उसमें ये जोड़ा गया कि जो HIV एड्स का कॉम्बिनेशन है, या मलेरिया से कॉम्बिनेशन है, या MDR टीबी का कॉम्बिनेशन है, उसको भी हम टारगेट करेंगे, ठीक है। और 2015 तक इनका टारगेट रखा गया कि टीबी के को रोका जाए। इसमें पार्टनरशिप जोड़े गए आपको, कहाँ से? प्राइवेट पार्टनरशिप जोड़े गए, यानी 2000, 2010, 2020 के 3 कंपैरेटिव एनालिसिस अगर ट्यूबरकुलोसिस का गोल एंड टारगेट देखिएगा तो आप इसको समझ में आएगा कि फिर 2015 के आसपास आ गया कि स्टॉप टीबी, जो भी पीछे हमने बताया, ठीक है, जो पर कैपिटा आपको 50% से ज्यादा घटा देना है पहले ही 2020 तक जाते जाते, ठीक है। 2025 तक क्या पूरा मैंने पीछे बताया। 2020 में एक प्लान लाया गया। अब आप देखिएगा एक प्लान इसके बाद बच जाता है एलिमिनेशन ऑफ टीबी प्रोग्राम्स। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बस एक फिगरल व्यू आप देख लीजिए, उसमें कल एक क्लास और बची है एलिमिनेशन प्लान बनाने की। 2020 में ही आया है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है वाइवा में आपसे वो पूछ लिया जाए सारी चीजें, और जब टीवी पढ़ी रहे तो लास्ट वो छूटना भी नहीं चाहिए कि जो प्लान आ गया बुक में भी आपके शायद नहीं होगा, या हो सकता है बुक में हो, देख लेंगे। तो इसका एक टारगेट है कि 2035 तक हमको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेशन वर्ड जहां भी इस्तेमाल होना है तो फिर इस चीज का ध्यान रखिए कि एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में ये फर्क है। इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी डिजीज को अगर इरेडिकेट करना वर्ड आप इस्तेमाल करें, इसका मतलब कि पूरे धरती पे या जिस एरिया से इरेडिकेट कर रहे हो वहां एक भी केस नहीं बच रहा, नन होता है, 0 या नन, 1 वाला जो एकदम सेमीकंडक्टर वाला मामला, चीज है या नहीं है। तो जब नहीं है तो इरेडिकेशन होगा। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि उसकी डिजीज की जो प्रिवलेंस है, यानी जो पाया जाना है डिजीज का, उसको इस लेवल तक हम कम कर दे रहे हैं कि वो अब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। इक्का दुक्का चिटपुट किसी को ट्रांसमिशन रेट घट जाए, बड़ा कोई एपिडेमिक तौर पे या फिर आपको पेंडेमिक के तौर पे चीज डेवलप ना हो, इस लेवल पे कम कर देना। अभी पोलियो हमने इरेडिकेट कर दिया है और कई डिजीजें जो एलिमिनेट हो गई अपने यहाँ से, वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही है। तो एक जो टीबी का जो टारगेट 2016 से 35 रखा गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो 14 में हुई है, और फिर 20 में एक प्लान आ गया कि टीबी को एलिमिनेट करना है, उसका टारगेट है कि एनी हो हम 35 तक खत्म कर देंगे और